नमस्कार दोस्तों, मैं भावना भाटी स्वागत करती हूं आपका इस प्यारी सी वीडियो में, जिसमें हम लोग कोशिका से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स या जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स इस चैप्टर से बनते हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कोशिका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आप लोगों को एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज इस एक वीडियो से हम सेल से पूछे जाने वाले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्लियर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि जो सेल है वो होती क्या है। तो जैसा कि आप मेरे सामने यहाँ पर इस इमेज में देख पा रहे हो कि यहाँ पर आप लोगों को एक डायग्राम दिखाया हुआ है, यही आपकी कोशिका है, यानी यही कोशिका का चित्र है। तो जब हम लोग बात करते हैं कोशिका की, तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई होती है। क्लियर? यानी कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग्स। तो जब हम लोग बात करते हैं सेल के बारे में, तो सेल ही आपके शरीर की या किसी भी जीवित सजीव के शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो है इकाई होती है, यूनिट होती है। तो अब हम लोग बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी सबसे पहले कोशिका की डिस्कवरी किसने करी थी, कोशिका को खोजा किसने था। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल या सबसे पहले सेल को किसने खोजा था, तो ये काम किया था रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने 1665 में। यानी रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था इन 1665। और किसमें? तो एक कॉर्क कोशिका के अंदर। तो आप लोग देख पा रहे हो कि 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को कॉर्क कोशिका में खोजा था, डिस्कवर किया था। फिर हम बात करते हैं कि मैम जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1674 में एक जीवित कोशिका की खोज करी थी। यानी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक वाज डिस्कवर्ड अ लिविंग सेल इन 1674। तो ये क्वेश्चन भी आपको पेपर में आया हुआ है। और किसमें करी थी? एक बैक्टीरिया में, या कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है कि एक तालाब के अंदर इन्होंने, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले एक जीवित कोशिका को खोजा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं कि कोशिका जो है इससे संबंधित एक थ्योरी है जिसे कहते हैं सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। तो ये भी आपको पूछा जाता है कि कोशिका से संबंधित जो कोशिका सिद्धांत है, सेल थ्योरी है, इसको किसने दिया था। तो कोशिका सिद्धांत को देने वाले साइंटिस्ट थे शिल्डेन एंड श्वान। तो शिल्डेन और श्वान ने 1838 और 39 में सेल थ्योरी को देने का काम किया था। यानी कि सेल थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय शिल्डेन एंड श्वान इन 1838 एंड 1839। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि दो साइंटिस्ट एमजे शिल्डेन एंड थियोडोर श्वान, इन दोनों ने मिलकर क्या करा था, कोशिका सिद्धांत को दिया था। और इन्होंने क्या बताया कि कोशिका जो होती है उसी से सारे सजीव मिलकर बने हुए होते हैं। तो इन्होंने कहा कि नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही पैदा होती हैं। क्लियर? यानी आगे अब हम लोग देखें तो इन्होंने एक चीज और बताई थी कि कोशिका ही जीवन की मूलभूत इकाई है, यानी सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये बात आपको पूछी जा सकती है कि किसने कहा था कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। ठीक है, तो आप बताते हो शिल्डेन एंड श्वान। अब शिल्डेन और श्वान जो हैं ये एक चीज को नहीं समझा पाए कि हमारे शरीर के अंदर जो पुरानी कोशिकाएं हैं या पहले से विद्यमान कोशिकाएं, उनसे नई कोशिका कैसे बनती है। तो इस बात को समझाने का काम किया था रुडोल्फ वर्चो नाम के साइंटिस्ट ने। तो रुडोल्फ वर्चो ने क्या किया था, नई कोशिकाओं जो होती है, नई सेल्स जो होती हैं वो पुरानी कोशिकाओं से बनते हैं, इस चीज को समझाया था। अब इन्होंने एक लाइन भी दी थी, ओमिनी सेल्यूला ई सेल्यूला। इसी लाइन का मतलब होता है कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का जन्म होता है। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं कि सेल्स कितने टाइप्स की होती है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल। तो जब हम कोशिका को देखते हैं तो कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। दोनों में आपको डिफरेंसेस पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ये कैसी होती है, प्राचीन कोशिका है, और इस कोशिका के अंदर आपको न्यूक्लियस जो होता है वो नहीं होता, और ना ही मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल इसके अंदर आपको दिखाई देते हैं। यानी झिल्लीबद्ध कोशिकांग इसमें नहीं होते हैं, और ना ही इसके अंदर केंद्रक होता है। क्लियर? यानी ये क्या होती है, ये अनडेवलप्ड या प्रिमिटिव सेल की कैटेगरी में आती है, प्राचीन कोशिका है। क्लियर? तो इसमें आपको देखो न्यूक्लियस कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये सेल किसमें पाई जाती है, ये सेल आपके बैक्टीरिया जैसे एक कोशिकीय जीव इनमें होती है। ये सेल आप लोगों की नीली हरी शैवाल जो होती हैं उनके अंदर भी पाई जाती है, नीली हरी शैवाल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया के नाम से इनको जाना जाता है। क्लियर? आगे बात करें यूकैरियोटिक सेल, तो ये विकसित कोशिका है, इट इज अ डेवलप्ड सेल। इनमें क्या होता है, एक विकसित केंद्रक और झिल्ली से बंधे अंगक पाए जाते हैं। यानी न्यूक्लियस भी होगा, इट हैव न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। तो केंद्रक भी है और झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, आप लोगों का लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, क्लियर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। अब ये किसमें पाई जाती है, ये मानव में, हमारे अंदर भी है, और पौधों और दूसरे जानवरों में भी पाई जाती है। ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल
एनिमल में ये आपको देखने को मिलती है। बट यही सेल्स जो होती है यूकैरियोटिक सेल, आप याद रखोगे ये अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में भी मिलती है, अमीबा में भी मिलेगी और दोस्तों ईस्ट के अंदर भी मिलेगी। ठीक है, तो अमीबा और जो ईस्ट होता है उनके अंदर भी यही यूकैरियोटिक सेल आपको पाई जाती है, याद रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मैम सेल के अंदर जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है वो कौन कौन से होते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो एक सेल के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म कण, एक सेल के अंदर पाए जाने वाले स्मॉल पार्टिकल्स, इनको हमको क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल। तो सबसे पहले केंद्रक, जो कि आपका यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर मिलता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं, अभी आपको बताया था। तो केंद्रक क्या होता है? इसे कोशिका का नियंत्रक केंद्र कहते हैं, यानी कि कंट्रोल सेंटर कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? डीएनए। इट इज कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल बिकॉज इट कंटेन डीएनए। तो कभी भी पूछे कि एक सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो कहाँ होता है, आप बताएंगे न्यूक्लियस में होता है, केंद्रक में। डीएनए जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है जो सेल डिवीजन के दौरान डिवाइड होता है और माता पिता से बच्चों में जाता है। ठीक है, अब देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया इसे कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यह ऊर्जा यानी यहाँ पर एटीपी बनते हैं। एटीपी कहाँ बनते हैं? कई बार क्वेश्चन बना है, तो आप बताते हो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और इसी के अंदर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? तो कभी भी पूछे कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, वायवीय श्वसन की जो क्रिया होती है वो कोशिका के किस भाग में होती है, तो आप बताते हो वायवीय श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्लियर? अब चलते हैं राइबोसोम, बहुत ज्यादा आता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि कौन से कोशिकांग कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाने जाते हैं, तो दीज आर राइबोसोम, क्योंकि ये प्रोटीन बनाते हैं, इन्हीं का काम होता है प्रोटीन बनाना। और ये राइबोसोम ना दोनों टाइप की कोशिकाओं में देखने को मिलते हैं। राइबोसोम आपको प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलेंगे, कैसे मिलते हैं? 70S टाइप के मिलते हैं। क्लियर? और ये आपको यूकैरियोटिक कोशिका में भी मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? 80S टाइप के। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है प्यारे दोस्त, इसके अंदर किस प्रकार के राइबोसोम होते हैं, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है यानी कि एक लिक्विड जिसको कहते हैं कोशिका द्रव, इसमें किस प्रकार के राइबोसोम होते हैं, ये अलग लेवल का एक क्वेश्चन बनता है। तो कभी भी पूछे यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे राइबोसोम होते हैं? 70S, और कोशिका द्रव्य में कैसे राइबोसोम होते हैं? 80S होते हैं, ये भी याद रखना। और राइबोसोम जो होता है ये कोशिका के अंदर पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग होता है। तो इस बात को भी याद रखना कि जो राइबोसोम होते हैं ये सबसे छोटे कोशिकांग माने जाते हैं, इनको कहा जाता है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। क्लियर? तो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल कौन से होते हैं? हम बताते हैं राइबोसोम, सबसे छोटे कोशिकांग। तो सबसे छोटे कोशिकांगों की कैटेगरी में राइबोसोम। अच्छा, सबसे बड़ा कोशिकांग पूछ ले, सबसे बिगर सेल ऑर्गेनल कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा होता है दोस्तों न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। ठीक है, तो केंद्रक सबसे बड़ा कोशिकांग है, और आप बताते हो राइबोसोम सबसे छोटे कोशिकांग। और राइबोसोम एक ऐसे कोशिकांग है जिनके चारों तरफ कोई झिल्ली नहीं होती, इसीलिए ये कहाँ पाए जाते हैं? इसीलिए ये दोनों कोशिकाओं में मिलते हैं, है ना। तो अगला कोशिकांग कौन सा है भाई? जो कोशिका के अंदर होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम लोग आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग। बहुत बार पेपर में बना है कि कोशिका के अंदर जो लाइसोसोम होता है ये क्या करता है, तो लाइसोसोम आत्मघाती थैली है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं, इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो कि कोशिका के अंदर खराब चीज होती है, खराब प्रोटीन, उसको पचाने का काम करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग पाचक थैली के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो लाइसोसोम भी याद रखना, कोल्ड है सुसाइडल बैग। आगे है कोशिका झिल्ली। एक कोशिका के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली क्या करती है? कोशिका के अंदर और बाहर आने वाले पदार्थों का चयन करती है, यानी सिलेक्शन ऑफ मटेरियल गोज इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। तो ये भी याद रखना। तो यह कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण करती है, ये आपको याद रखना है। अच्छा देखो, सेल मेम्ब्रेन जैसे अभी हमने पढ़ा कि कंट्रोल substances moving in and out of the cell, ये आपको याद रखना है। क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट, अगला कोशिकांग कौन सा होगा? तो भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, क्लियर? ये झिल्लियों का एक जाल होता है जो पदार्थों के परिवहन में मदद करता है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कई बार। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं, एक होता है रफ ईआर जहां पर राइबोसोम मिलते हैं, राइबोसोम की वजह से यहां पर क्या बनती है? प्रोटीन बनती है, तो ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। और एक होता है चिकना यानी कि स्मूथ ईआर, यहां पर प्रोटीन नहीं होती, तो यहां पर किसका सिंथेसिस होता है? लिपिड का। ये वसा का संश्लेषण करते हैं, लिपिड सिंथेसिस। और खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका राइबोसोम बनाती है, ये सभी बच्चे जानते हैं। आगे चलते हैं भाई रसधानी की तरफ, वैक्यूल की तरफ।
वैक्यूल क्या है, ये किसमें मिलते हैं ज्यादातर आप लोगों को, प्लांट के अंदर मिलते हैं, प्लांट सेल में। एनिमल सेल में भी होते हैं, बहुत बहुत छोटे होते हैं। तो ये पानी, पोषक तत्व या अपशिष्ट को जमा करने वाली थैलियां हैं। पौधों में ये बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं। क्लियर? तो दीज आर सैक्स दैट स्टोर वाटर, न्यूट्रिएंट, वेस्ट इन प्लांट, दे आर वेरी लार्ज। क्लियर? याद रखोगे। तो ये प्लांट के अंदर क्या करती हैं वैक्यूल, इनके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसको, ये है वैक्यूल, ये जो आपको नजर आ रहा है, इसे हम लोग सेल सैप के नाम से भी जानते हैं, कोशा रस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं कि कोशिका झिल्ली जो है, इससे रिलेटेड बातें मैं आपको बता चुकी हूं। एक और होता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। सेल वॉल भी याद रखना, ये आप लोगों को किस में देखने को मिलती है, प्लांट के अंदर, पौधों में। ये आपको फंगस, कवक में भी देखने को मिलती है, और ये आपको बैक्टीरिया के अंदर भी देखने को मिलती है, लेकिन ये हमारे अंदर नहीं होती है, जंतु कोशिका में ये नहीं होती है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों को कि किस किस में ये किस किस पदार्थ की बनी होती है। अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट की सेल वॉल किस पदार्थ की बनी है, भाई दोस्तों प्लांट में जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, ये किस पदार्थ की बनी होती है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। तो पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है, ये बनी हुई होती है सेल्यूलोज की। किसकी दोस्तों, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। सेल्यूलोज एक तरीके का पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि जो कवक होते हैं, फंगस, फंगस की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी हुई होती है, कवक। तो कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है दोस्तों काइटिन की। किसकी बनी होती है, काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है। क्लियर, काइटिन। और तीसरे नंबर पर जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया, इसकी सेल वॉल जो होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है, तो हम बताते हैं या तो म्यूरिन, आप लोग बताओगे म्यूरिन, या पेप्टाइडोग्लाइकोन, पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, तो म्यूरिन आप लोग बता सकते हो या पेप्टाइडोग्लाइकोन आप बता सकते हैं। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है, वो पाई ही नहीं जाती। अब यहां से देखेंगे कि एक और लिक्विड है जो सेल के अंदर भरा रहता है, जिसको कहते हैं हम लोग कोशिका द्रव, यानी कि साइटोप्लाज्म। तो क्वेश्चन आ जाता है, एक सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं कोशिका द्रव। तो यह एक जेली जैसा पदार्थ है जिसमें सभी अंगक तैरते रहते हैं। इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस इन विच ऑल ऑर्गेनल्स क्या करते हैं, इसमें फ्लोट करते हैं। इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, यानी जो भी अभी तक पढ़ाया है वो सब इसी लिक्विड के अंदर रहता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्लांट होते हैं इनमें जो भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। क्लियर, कवक, फंगस अभी मैंने आपको बताया काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है। क्लियर, एंड बैक्टीरिया मैंने अभी आपको बताया पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी हुई होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल। अच्छा, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिसके चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं होती है या सेल वॉल नहीं होती, तो आप बताते हो सबसे छोटा बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। क्लियर, चलो आगे बात करते हैं अब हम लोग कि जो सेल होती है प्यारे दोस्तों, इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, तो पौधों की मजबूती का आधार यही मानी जाती है। सेल्यूलोज काफी मजबूत होता है और एक पॉलीसेकेराइड है, मैंने बताया था। तो ये प्लांट्स को क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है, रिजिडिटी देता है, यानी पौधों को एक बाह्य प्रोटेक्शन, मजबूत आवरण प्रदान कराने का कार्य करता है। काइटिन से देखो कीड़ों का कंकाल भी बना होता है, तो जो एक्सोस्केलेटल होता है इंसेक्ट का, वो काइटिन से भी बना हुआ होता है ना। तो अगर हम लोग बात करते हैं पादप बनाम जंतु, तो याद रखना कि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, नो सेल वॉल इन एनिमल सेल। तो ये चीजें थी जो आप लोगों को सेल वाले चैप्टर से पढ़नी थी, जो कि मैंने आप लोगों को समझाया इस छोटी सी वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपने इस छोटी सी वीडियो से बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं वो सीखे होंगे, और जब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उन क्वेश्चंस को बना पाएंगे। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आप किस वीडियो पर नेक्स्ट, किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।